हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या देखा, या अब तक एक छोटा सा अगर रिकैप ले तो हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको समझा हमने सर? इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब क्या करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो हमने कॉन्सेप्ट जाना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने अलग अलग तरीके से देखा कि पॉइंट चार्जेस पे या इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमने इनकी क्या देखी, रूल्स या फिर प्रॉपर्टीज देखी। हमने क्या देखा, रूल्स या फिर प्रॉपर्टीज। और फिर हमने क्या देखा, पॉइंट चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है या कैसी दिखती है। तो ये कुछ बातें हम हमारी पहले वाली वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज क्या नया है? आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका हमारा क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। शुरुआत किससे करेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हुए हम दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को समझने के बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, कि पॉइंट चार्ज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हमने इसको समझ लिया। लाइन चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, हमने ये भी समझ लिया। अब एक डाइपोल क्या होता है उसको समझेंगे और उसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। तो फिर इसके बाद हम देखेंगे एक डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में डालते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है। तो ज्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए हमारे टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले देखा जाए तो सर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज ले, लेट्स से हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स से मैंने ले लिया NaCl। तो हमें पता है Na हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। Cl क्या होता है हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। हमने एटम्स देखा होगा, तो ये जो दो चार्जेस है, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, Na का एटम हो गया या Na का चार्ज हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाता है, Cl का। लेट्स से इसको अपन क्या ले लेते हैं, ये मेरा क्या बना लेते हैं अपन, Cl का। ये हो गया Cl, और ये एक फिक्स डिस्टेंस से क्या हो जाते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरे में पेनिट्रेट नहीं करते। ये क्या करते हैं, सरफेस टू सरफेस टच हो जाते हैं। एक Na का ले लिया और एक मैंने मान लेते हैं एग्जांपल लिया, सरफेस टू सरफेस ही टच होते हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट ये नहीं करते, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो r होता है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस r होता है, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है। r क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इनके बीच में, क्योंकि एक मेरा प्लस चार्ज को शो कर रहा है, एक मेरा माइनस चार्ज को शो कर रहा है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कैसे? क्योंकि F मुझे पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, r स्क्वायर के। अगर मेरा r बहुत ज्यादा कम हो गया तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि F मेरा क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है या ये वाला जो चार्ज है, ये एक दूसरे में बहुत ही ग्रेट तरीके से, बहुत ही ज्यादा तरीके से क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। बट वो फोर्स इतना भी ज्यादा नहीं होता कि एक दूसरे को क्या कर दे, पेनिट्रेट कर दे। बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो जाता है, ये चिपक जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। अगर मैं एक Na को पकड़ूं और उसको उठाऊं तो ये जो Na सिंगल कभी नहीं होता, क्योंकि Cl इसके बहुत ही अच्छे से चिपका हुआ है, बहुत ही अच्छे फोर्स के साथ चिपका हुआ है। तो ये NaCl पूरा में एक साथ ही उठता है, ये अकेला इंडिविजुअल कभी नहीं उठेगा, ये पूरा एक साथ उठेगा। और इसी को मैं मॉलिक्यूल बोल देता हूँ, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, मॉलिक्यूल बोल देता हूँ। मैं क्या बोल देता हूँ, ये NaCl का क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहां से इन्हीं को अपन डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डाइपोल इनमें, कि ये जो मॉलिक्यूल है, मतलब अगर मैं दो चार्जेस लूं, एक क्या लूं, प्लस चार्ज लूं, एक क्या लूं, माइनस चार्ज लूं, और ये दोनों चार्ज इस तरीके से हो कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब ये भी प्लस क्यू हो और ये भी क्या हो, माइनस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और ये दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे हो। ये दोनों क्या हो, एक मेरे फिक्स डिस्टेंस पे क्या हो, एक फिक्स डिस्टेंस। लेट्स से डिस्टेंस को अपन कुछ भी दे देते हैं, तो ये जो मेरा बन के आता है, ये जो मेरा क्या आता है, बन के आता है, इसी को अपन डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या हो जाती है,
टू अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस, या आप क्या बोल सकते हो, टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैविंग अ फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। तो जैसे मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो सारे के सारे डाइपोल्स होते हैं? तो इसका आंसर नहीं होता, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डाइपोल नहीं होते। वही मॉलिक्यूल्स डाइपोल होते हैं जिनमें इस टाइप का मुझे दिखता है। जैसे मान लेते हैं H2O, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लेते हैं H2O। तो ये जो H2O होता है इसका फिगर कैसा होता है, यहां पर क्या होता है O, जो कि क्या शो कर रहा होता है, नेगेटिव। यहां पर क्या होता है H, यहां पर क्या होता है अपना H, और यहां पर भी क्या होता है अपना H, ये भी क्या शो कर रहा होता है H, और इनके बीच में कुछ एंगल होता है, ये भी प्लस को शो कर रहा होता है, ये भी। तो अगर मैं इसका सेंट्रल चार्ज लूं, अगर मैं इसका रिजल्टेंट चार्ज लूं, तो इसका जो रिजल्टेंट चार्ज है ये कहीं ना कहीं कहां आ जाता है, इधर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस पे हो गया। तो ये एक डाइपोल है, ये मेरा क्या है, एक डाइपोल है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं, मान लेते CO2, मान लेते हैं अपन CO2। तो CO2 कैसे बनता है, ये मान लेते हैं अपन C ले लेते हैं, ये क्या हो गया C, जो कि मेरा क्या शो करता है, पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। इसके थोड़ा सा पहले लेट्स से अपन क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं अपन O। यहां पे क्या बन गया मेरा, O बन गया। यहां पर भी क्या बन गया मेरा, O बन गया। ये O भी मेरा नेगेटिव शो कर रहा है, ये भी मेरा नेगेटिव शो कर रहा है। अगर मैं इन दोनों नेगेटिव का सेंटर लेना चाहूंगा या इन दोनों नेगेटिव का रिजल्टेंट लेना चाहूंगा, तो वो रिजल्टेंट इसके कहीं आएगा। तो ये दो चार्ज एक दूसरे से कॉन्साइड करके, इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्जेस क्या करके, कॉन्साइड्स करके एक दूसरे के ऊपर आगे। यहां पर चार्जेस कॉन्साइड नहीं कर रहे थे, तो जब चार्जेस कॉन्साइड कर देते हैं तब वो डाइपोल नहीं बना रहे, क्योंकि डाइपोल के लिए क्या होता है, दोनों चार्जेस होने चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है ही नहीं। तो मैंने यहां से एक चीज समझी, क्या चीज समझी, कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल होते हैं। क्यों डाइपोल्स होते हैं सर, क्योंकि उसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे चिपके हुए होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, डाइपोल, इनको अपन डाइपोल बोल देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और देखी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहे। तो क्या मैं इनको डाइपोल की तरह बिहेव करवा सकता हूं? तो यस, मैं इनको डाइपोल की तरह बिहेव करवा सकता हूं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालूं, होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। आगे देखते हैं। अगर अपन एक CO2 वाला ही एग्जांपल लें, मैंने क्या बता दिया, CO2 ले लेते हैं अपन। CO2 का जो शेप है, ये केमिस्ट्री वालों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो CO2 का शेप कैसा होता है, ये C होता है, और यहां पर O हो गया, और यहां पर भी क्या हो गया मेरा, O हो गया। ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, प्लस। इनका सेंट्रल चार्ज ले तो ये हो गया, चार्जेस कॉन्साइड हो गए। अगर इसी CO2 को मैं क्या करूं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं। किस में डाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ये मेरी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने क्या बना दी, एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे E बन गई। अब मैं CO2 को इसके अंदर डालते हैं। मैंने बोला ये मेरा C हो गया, और ये मेरे क्या हो गए, O, और ये मेरा क्या हो गया, O। अब तक जो चार्ज एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस वाले को थोड़ा सा इस तरफ धक्का देगी, इस प्लस चार्ज को आगे की तरफ धक्का देगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज को इस तरफ धक्का देगी। तो इस फील्ड में डालने से ये जो चार्ज का जो प्लेसमेंट है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो जाता है कि ये जो प्लस वाला है ये कहीं ना कहीं इधर आ जाता है, और ये जो माइनस वाला कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो जाता है। तो अब इनके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है, इनके बीच में क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, और अब ये डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे पहले तो डाइपोल होता क्या है। तो डाइपोल क्या होता है, अगर मैं पूछूं सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, तो डाइपोल मेरा क्या होता है, दो चार्ज होने चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, और इनके बीच में फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस दिख रही है, दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के और एक फिक्स डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, तो डाइपोल है। अब ये वाली चीजें मॉलिक्यूल दिखाते हैं, क्यों, तो क्या सारे मॉलिक्यूल डाइपोल होते तो नहीं। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, मॉलिक्यूल्स की, तो वो मॉलिक्यूल्स जो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल होते हैं, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं, इनको अपन पोलर डाइपोल्स बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, पोलर डाइपोल्स बोलते हैं। और ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइपोल्स तो नहीं होते, डाइपोल एक बार स्टार्टिंग में डाइपोल नहीं कर रहे होते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
वो डाइपोल बन जाते हैं, वो डाइपोल बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? CO2। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया अपना? H2O ले लो, NaCl ले लो। ये सारे क्या हो गए आपके मॉलिक्यूल्स जो कि पोलर और नॉन पोलर हो जाते हैं। इनको अपन क्या बोलते थे? नॉन पोलर डाइपोल बोलते थे। तो होप मैं मानता हूं डाइपोल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ अगर मैं बोलूं डाइपोल्स क्या क्या करते हैं, तो एक तो डाइपोल ये वाला हो गया। एक डाइपोल अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहा हूं तो वो क्या दिखाता है? रोटेशन दिखाता है। वो अपने आप को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक अच्छा, अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ, क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। विदाउट पेयर डाइपोल पॉसिबल नहीं है। कैसा होना चाहिए? इक्वल और अपोजिट। इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए। सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा कम होना चाहिए। सेकंड बोल रहा है टोटल चार्ज ऑफ अ डाइपोल इज जीरो बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल is not zero as the charge q and minus q are separated by some distance and the electric field due to them when added is not zero। अच्छा पॉइंट है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या बोल रहा है? अगर अपन डाइपोल बनाते हैं, अगर अपन क्या बना रहे हैं? डाइपोल। मैंने बोला डाइपोल, एक मेरा नेगेटिव चार्ज होता है, एक मेरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों के बीच में क्या एक फिक्स डिस्टेंस है। तो अगर ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इनका नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? नेट चार्ज जीरो, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के। एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड के। बट अगर मैं पूछूं अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, तो अगर चार्ज ही नहीं है तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए? तो नॉर्मल मेरा आंसर क्या है कि सर चार्ज होता है, चार्ज ही तो अपने आगे एक स्पेस क्रिएट करता है, उसी स्पेस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूं। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर में अपन ऐसा देखते हैं, क्या देखते हैं कि इनका जो होता है, ये बोलना गलत है। कैसे? इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है? चार्ज तो जीरो है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे? क्योंकि ये दो चार्जेस है। अगर एक ऐसा चार्ज होता जिसमें कुछ भी नहीं होता तो मैं बोल सकता था कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। बट ये दो चार्ज है, एक मेरा नेगेटिव चार्ज है और एक मेरा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपने आसपास अदर चार्जेस से एसोसिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लेते हैं? जनरेट। तो भले इनका ओवरऑल में सिनेरियो देखूं टोटल चार्ज तो मुझे जीरो ही दिखता है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पे लेवल पे देखूं तो वो भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलती है। तो होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा कि एक डाइपोल के अंदर भले नेट चार्ज जीरो होता है बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बहुत अच्छा एमसीक्यूज आ जाता है कि क्या डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं या क्या डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करते हैं? तो यस, मेरा आंसर सही है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखते, हम इसको ग्रुप पे देखते हैं। एक चार्ज नहीं है, दो चार्जेस है, तो ये अपने अपने लेवल पे एक दूसरे से एसोसिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए सर हमारे? तो H2O हो जाता है, HCl हो जाता है, CH3COOH हो जाता है। तो ये छोटी मोटी किसकी बात होगी? हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की बात होगी। अब अपन आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं अपन कि मेरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट से मैं क्या समझता हूं? तो जो डाइपोल होते हैं, लेट्स से ये मैंने बनाया -Q, ये मैंने बनाया +Q और इसको अपन ने ऐसे जोड़ दिया। तो ये जो मेरा डाइपोल हुआ है, ये जो मेरा क्या बना है? डाइपोल। इसको जब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डालता हूं, किस में डालता हूं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेट्स से ये मैंने क्या डाल दी? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी। ये मैंने क्या डाल दी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डाइपोल है ये अपने आप को क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करने की कोशिश करता है? अलाइन में कोशिश करना पड़ता है। ये क्या करता है? इसको इसके अलाइन, मतलब इनके जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इनके आपस में क्या करने की कोशिश करता है? अलाइन, मतलब रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट। तो ये जो स्ट्रेंथ है एक डाइपोल की, जो बिहेव करता है, जो इफेक्टिवनेस है एक डाइपोल की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आके शो होती है कि कितनी तरीके से वो अलाइन करेगा या कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो अलाइन करेगा, इसको अपन बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये डाइपोल मूवमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं? P वेक्टर से। अब डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? अगर मैं बोल रहा हूं दो चार्जेस है, लेट्स से एक मेरा चार्ज ये है और एक मेरा चार्ज क्या है? ये है।
और इन दोनों चार्जेस को मैंने एक फिक्स डिस्टेंस से क्या रख रखा है, रिप्रेजेंट, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस में मैंने अलग ज्वाइन करवा रखा है। ये मैंने एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया। लेट्स से ये मेरा क्या है, माइनस क्यू, और ये मेरा क्या है, प्लस क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं L, क्या ले लेता हूं, 2L। ये मैंने क्या ले लिया, 2L, या फिर यहां तक अपन ले लेते हैं L, यहां तक अपन क्या ले लेते हैं L। ये मेरा क्या हो गया, L डिस्टेंस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, L। अगर ये समझ नहीं आ रहा कैसे किया है तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। अपन ने क्या लिया था, Na लिया था, ये अपन ने लिया था Na, और ये अपन ने क्या लिया था, Cl लिया था, और इनके बीच में अपन ने क्या ले लिया था, डिस्टेंस। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां तक L है, और यहां से यहां तक भी क्या है, L है। ये अपन ने पॉइंट, तो यही मैं सेम बता रहा हूं। यहां तक क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं, और यहां से यहां तक क्या ले लेते हैं, L, और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2L हो गया। तो इसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, डाइपोल मूवमेंट, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है P वेक्टर बराबर, आप क्या बोल सकते हो, कोई भी एक चार्ज उठा लो, या तो ये वाला उठा लो या ये, क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो वो होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला किसका है, डाइपोल मूवमेंट का है। ये जो डाइपोल मूवमेंट है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं ये L है, तो यहां से यहां तक, यहां से लेट से ये जो है, यहां से यहां तक अपन ले लेते हैं L, कितना ले लेते हैं, L। वो ये शायद दिख नहीं रहा, तो अपन क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक कितना ले लेते हैं अपन, L ले लेते हैं। अब ये L है, और इस पे लगता है टॉर्क, यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क। तो ये टॉर्क किसके बराबर होता है, इसके और बीच वाले डिस्टेंस के बराबर। इसी से डाइपोल मूवमेंट क्या निकल के आता है, P Q इंटू टेल। ज्यादा आपको इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। डाइपोल क्या होता है, इस डाइपोल को जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये रोटेट होने वाली टेंडेंसी दिखाता है, मतलब इस पे एक टॉर्क लगता है। अब ये कितनी स्ट्रेंथ के साथ लगता है, इसी को अपन बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, Q इंटू 2L, किस पे डिपेंड करती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को मैं बोल देता हूं डाइपोल मूवमेंट। अब ये जो डाइपोल होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। सबसे पहले तो क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं डाइपोल हमेशा क्या होता है हमारा, डाइपोल कैसे कैसे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी हो जाती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या बोल सकते हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। हमेशा ध्यान रखना है डायरेक्शन क्या होता है आपका, ये चलता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब नेगेटिव से प्लस की तरफ चलता है। किसकी तरफ चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं तो इस डाइपोल की पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा डायरेक्शन होगा, इस तरीके से डायरेक्शन होगा। तो होप दो तीन बातें आपको समझ आई होगी। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, या रिप्रेजेंट सिंबल क्या है, तो पी वेक्टर है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो क्यू इंटू 2L है। और इस डाइपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर इसमें डायरेक्शन होता है तो सर डायरेक्शन बताओ, सर ने डायरेक्शन बता दिया। क्या बता दिया कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे कुछ अपने की पॉइंट्स जो मैंने बताया, इसको आप कैसे अपनी कॉपी या नोट्स में लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर या कितना उसमें टॉर्क लग रहा है, ये मैं क्या बता दिया, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज चार्ज टाइम द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस। कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस, कितना उसने सेपरेशन, जो एक तो चार्ज हो गया और एक सेपरेशन, ये क्या बता देता है मुझे, डाइपोल मूवमेंट बता देता है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जो मेरी डाइपोल एक्सिस होती है, लेट्स से ये मेरी क्या हो गई, माइनस क्यू, ये मेरी क्या होगी, प्लस क्यू, ये मेरी क्या है, डाइपोल एक्सिस है, ये मेरी क्या है, डाइपोल एक्सिस, जो इनके बीच का है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का, कैसा डायरेक्शन होगा सर, ऐसे ही डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया पी वेक्टर का, इसी लाइन के अलोंग हो गया। फिर बोलते थे ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज कूलम पर मीटर। क्या होती है, कूलम पर मीटर। कैसे है कूलम पर मीटर, Q इंटू एल है, C फॉर कूलम और मीटर अपना ये आ गया। अब आगे चलते हैं, डाइपोल मूवमेंट से बातें हमने समझ ली। आगे मेरा क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल।
अब एक डाइपोल मैंने रखा, उस डाइपोल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इससे पहले दो तीन बातें समझनी जरूरी है। क्या बातें समझनी जरूरी है कि अगर मैं एक डाइपोल बना रहा हूं, लेट्स से ये मेरा एक चार्ज है, ये मेरा क्या है, चार्ज। कैसा चार्ज है, ये मैं ले लेते हैं माइनस चार्ज है। एक और चार्ज बनाते हैं, ये एक और चार्ज हो गया। लेट्स से ये मेरा चार्ज कैसा है, तो ये मेरा चार्ज कैसा हो गया। तो एक बार अपन लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, माइनस चार्ज, ये मेरा क्या हो गया, प्लस चार्ज। और इनके बीच की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं 2l। ये मैंने क्या ले ली, डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं अपन, 2l। ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, यहां से लेके यहां तक अपन ले लेते हैं 2l। अब इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है भाई अपन दो लेते हैं। एक तो क्या डिस्टेंस लेते हैं, सीधा सीधा इसी के अलोंग चलने देते हैं। इसमें चलने देते हैं सीधा सीधा इसी के अलोंग। लेट्स से इसको मैंने सीधा सीधा इसके अलोंग चलने दिया। एक लाइन तो मैंने ऐसे बना दी, चाहो तो यहां से भी बना दो, इसको ऐसे सीधा अलोंग चलाने दो। और एक लाइन मैं ऐसे बना देता हूं। कैसी लाइन बना देता हूं, ये ऐसे बना लेते हैं। एक लाइन अपन ऐसे बना लेते हैं, इसको अपन सीधा चलने देते हैं परपेंडिकुलरली। इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि मुझे पता है यहां से यहां तक कितना है, l है, और यहां से यहां तक कितना है, l है। तो ये एक और लाइन आ गई मेरी। तो इन दोनों लाइन पे क्या होते हैं, इनके नामकरण होते हैं। इसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ये वाली लाइन कौन सी होती है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे, इस लाइन पे जितने भी क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे, इस लाइन पे जितने भी क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे, चाहे कोई से भी पॉइंट्स ले लो, इन सबको अपन बोलते हैं एक्सियल पॉइंट्स। ये एक्सियल लाइन होगी, और इस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको अपन ने क्या नाम दे दिया, एक्सियल पॉइंट नाम दे दिया। सेम ये वाली जो लाइन आ रही है, परपेंडिकुलर वाली जो लाइन आ रही है, जो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर ही चल रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं अपन, इक्वेटोरियल लाइन। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑन द लाइन जितने भी क्या आ रहे हैं मेरे पास, पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या बोलता हूं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलता हूं। तो एक डाइपोल अलोंग द लाइन तो कैसी करता है, एक्सियल लाइन, और परपेंडिकुलर कैसी करता है, इक्वेटोरियल लाइन। हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि अगर इस एक्सियल लाइन पे अगर मैं कोई डाइपोल बना रहा हूं, ये मैंने क्या बना दिया, एक डाइपोल बना दी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अगर मैं एक यहां पॉइंट रख दूं, मैं कहां रख दूं, एक एक्सियल लाइन पे पॉइंट रख दूं, ये क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है। ये मेरी क्या है, एक्सियल लाइन। लेट्स से एक एक्सियल लाइन पे मैंने पॉइंट रख दिया, m पॉइंट रख दिया या p पॉइंट रख दिया, तो इस ये जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, हमें पता है डाइपोल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो डाइपोल है, ये इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये जो डाइपोल है ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट का है, एक्सियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इस पहले तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। फिर यही डाइपोल अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट रख दूं, तो ये मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। जैसे हमने देखा था बहुत सारे चार्जेस थे, एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे, पॉइंट चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे, वैसे एक डाइपोल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, इसको हमें मेजरमेंट करना है। तो इसकी दो पोजीशन लेके चलो, एक तो कोई भी पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो तो क्या देगा, और कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो तो क्या देगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम बना लेते हैं। क्या डायग्राम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ये मेरा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एक ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से यहां से यहां तक मैंने ले लिया L, यहां से यहां तक मैंने कितना ले लिया, ये मेरा हो गया L, और ये भी मेरा कितना हो गया, L हो गया। ये मैंने क्या बना लिया, एक डाइपोल बना लिया। अब एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से इसकी एक्सियल लाइन, लेट्स से ये मैंने क्या बना दी, एक्सियल लाइन। यहां पर एक पॉइंट M है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द पॉइंट M। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द पॉइंट M। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट M है ये इस डाइपोल से कितना दूर है, तो मैं बोल देता हूं कितना दूर है सर, r डिस्टेंस पे दूर है। तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, r डिस्टेंस हो गया। हम हमेशा जो डाइपोल का डिस्टेंस लेते हैं ना ये प्लस से लेते हैं ना ही हम माइनस से लेते हैं। अगर हमें बताना है कि इस डाइपोल से ये पॉइंट इतना दूर है, तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस परपेंडिकुलर वाले पॉइंट से लेंगे। तो यहां से डाइपोल से कितना दूर है, r पे दूर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब चूंकि इसमें दो चार्ज है
तो हमें एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। उसके बाद वापस हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे या नेट कर लेंगे। हमें पहले प्लस चार्ज से यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, क्योंकि हमें पॉइंट है, पॉइंट के अलावा हमें तो कोई फॉर्मूला आते ही नहीं है, तो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है, पहले ये कैलकुलेट कर लो। फिर ये पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है, ये कैलकुलेट कर लो, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर लो और क्या निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि डाइपोल पूरा उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है, ये जो प्लस क्यू है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी देगा, तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हम क्या बोल सकते हैं Q, जो कि हमारा क्या है प्लस Q अपॉन में R। अब R कितना लेंगे, हमें देखना है इस यहां से कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है हमें पहले ये निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा L है और ये पूरा R है और ये L है, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस L। तो यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R माइनस L का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकालूंगा, तो मुझे पता है कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव में। तो ये आंसर सेम आंसर माइनस लगा के लिख लो, क्या आ जाएगा के क्यू, लेकिन इस बार R स्क्वायर की जगह मुझे कितना लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है मुझे पता है, ये R है और यहां पर मैं L और कर दूंगा ऐड, तो यहां पे कितना हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस, माइनस क्यू से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लेट से इनको अपन दे देते हैं इक्वेशंस, इनको पहले करते हैं बॉक्स में बंद। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये प्लस ई की वजह से और ये माइनस ई की वजह से। अब अगर मुझे नेट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ऑन पॉइंट दिस, तो इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन पॉइंट M इज इक्वल्स टू, हम क्या निकाल सकते हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये प्लस चार्ज प्लस E माइनस क्यू, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, निकालते हैं। लेट से मैंने इनको क्या कर लिया, ऐड करने के बाद आंसर हम यहां लिखते हैं। कितना आंसर आ जाएगा, E प्लस क्यू, मेरे पास कितना है के क्यू, हमारे पास E नेट आ गया, E टोटल, या आप बोल सकते हो E ड्यू टू डाइपोल। कितना आ गया E ड्यू टू डाइपोल हमारे पास, तो एक बार आ गया के क्यू, हम क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। अब प्लस करेंगे बट ये माइनस में दे रखा है, तो प्लस माइनस अपने आप हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास E कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। होप यहां तक चीजें आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। हम कहां तक पहुंच चुके, यहां तक पहुंच चुके, ED बराबर के क्यू, एक बार तो R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, क्या आगे चलते हैं, अगर मुझे ED निकालना है तो मुझे दिख रहा है मैं कुछ चीजें कॉमन ले सकता हूँ। क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, K भी कॉमन ले सकता हूँ और Q भी कॉमन ले सकता हूँ। तो यहां से जैसे मैं K और Q कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, K Q कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर
और यहाँ पे बचेगा माइनस में 1 में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इस टाइप की अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो तो क्या आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल के आ गया, एलसीएम। अब ये नेगेटिव टर्म तो नेगेटिव से कट जाएगी, ऊपर क्या बचेगी इंटू होके r प्लस एल, ऊपर क्या बचाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास ईडी क्या आ जाएगा, के क्यू ब्रैकेट में r प्लस एल को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा 2r एल। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में, इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl। नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, फिर लास्ट में नेगेटिव है तो पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे सबके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अपॉन में क्या बचेगा मेरे पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, क्योंकि आगे क्या अपने पास स्क्वायर है। अब जो जो टर्म्स कट रही है उनको अपन काट लेते हैं, ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर कट गया, ये प्लस का एल स्क्वायर, ये माइनस का एल स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 2rl, ये प्लस का 2rl, और ये ऐसे हो गया। तो मेरे पास लास्ट में पास ईडी क्या आया, ईडी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना आ गया के क्यू, और हमारे पास यहाँ पे आएगा 2rl प्लस 2rl, तो यहाँ पे क्या बन गया 4 इंटू आर इंटू एल, और अपॉन में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से एक चीज देखनी है हमें, यहां से की चीज क्या देखनी है कि मेरा जो आर है, मेरा जो क्या है आर है, उसके कंपैरिजन में एल बहुत छोटा है। ये एल इतना छोटा है कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मतलब 0 के बराबर ले सकता हूं, या अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, अब आगे चलते हैं, यहां से मैं बोलूंगा एज एल मेरा बहुत ही ज्यादा छोटा है आर से। किससे छोटा है, एल मेरा बहुत ज्यादा छोटा है आर से, सो वी नेग्लेक्ट एल, एल को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जैसे एल को नेग्लेक्ट किया तो यहां से मेरे पास ईडी का फॉर्मूला क्या आ गया, तो यहां से मैं बोलूंगा ईडी बराबर मेरे पास कितना आ गया के इंटू क्यू ब्रैकेट में, यहां पे आ जाएगा 4 इंटू आर इंटू एल, 4 इंटू आर इंटू एल, अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हटा दो तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर। अब इनको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं, लास्ट में पास क्या आ जाएगा ईडी। थोड़ा सा इसको अपन अरेंज करके लिखते हैं, 4 को मैं 2 पार्ट्स में बांटता हूं, तो मैं बोलूंगा यहां पे तो मैं के ही लिख लेता हूं, और एक बार मैं 2 जो पार्ट है के इंटू क्यू इंटू 2l इंटू अपन क्या देते थे 2 गया, और यहां से अपने पास क्या आ गया वापस से 2 आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा r की पावर 4, और यहां पर एक r और है अपने पास, एक r अपने पास क्या है और है, तो ये मैंने ऐसे खोल के लिख लिया। अब एक r से एक r कट गया, मुझे पता है इस r से ये कटा और ये क्या बन गया क्यूब बन गया, और मुझे एक चीज और पता है q इंटू 2l किसके बराबर हो जाता है मेरा p, मतलब डाइपोल मूवमेंट के बराबर हो जाता है। तो यहां से मेरे पास जो ईडी निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा ईडी, वो कितना निकल के आ जाएगा 2 इंटू के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब। यहां से मेरे पास ईडी निकल के आया, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, कितना निकल के आ गया, मैं क्या बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल on a axial point, on a axial line, on a point, या फिर आप बोल सकते हो on a point electric field due to a dipole on a point on a axial line। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा E एक्सियल कितना निकल के आएगा, या इसको अपन दूसरे कलर में लिखते हैं, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा E एक्सियल
ई एक्सियल मेरे पास कितना निकल के आ रहा है 2 kp अपॉन में r क्यूब। ये मेरा क्या निकल के आ गया ई एक्सियल निकल के आ गया सर, ई एक्सियल। इसको मैं एक फॉर्म में और लिख सकता हूं, कैसी फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में r क्यूब, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। तो ये अपन ने निकाल ली, क्या निकाल ली सर, कि अगर मेरा डाइपोल एक ऐसे पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा है जो कि किस पे आता है, एक्सियल लाइन पे आता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे कितनी होगी, तो वो होगी अपनी इतनी 2 kp अपॉन में r क्यूब। तो होप ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि कैसे अपन ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट एग्जिट ऑन अ एक्सियल लाइन। होप यहां तक चीजें आपको समझ आई होगी। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने दो चीजें देखी थी, हमने एक चीज समझ ली जब वो एक्सियल लाइन पे होता है। अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो वापस से मैं डाइपोल बना देते हैं। लेट्स से मेरा जो डाइपोल है, लेट्स से मेरा क्या है जो डाइपोल है, ये मैंने बना दिया, लेट्स से ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया अपना प्लस क्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, हमारी सेंटर वाली लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, सेंटर। तो यहां से हम एक पॉइंट दे देते हैं, लेट्स से वो पॉइंट का हम दे देते हैं r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट दे दिया, r डिस्टेंस पे हमने क्या पॉइंट दे दिया, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं अपन। ओके सर, कट कर लेना, वापस बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता हूं, क्या बनाते हैं, वापस से अपन क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मेरा क्या हो गया माइनस क्यू और इनके बीच का डिस्टेंस अपन ले लेते हैं r और ये मेरा क्या हो गया प्लस क्यू हो गया। इक्वेटोरियल लाइन पे अभी हमने एक्सियल लाइन देखी थी, अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन। लेट्स से इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एकदम सीधा सीधा। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट आ रहा है जिस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। ये लाइन कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। और ये जो लाइन है ये मान लेते हैं अपन कितनी दूरी पे, इससे अपन r दूरी पे ही मान लेते हैं, इसको भी कितनी दूरी पे मान लेते हैं, लेट्स से r पे नहीं मानते अपन, इसको मान लेते r और ये अपना हो गया जैसा कि मैंने बताया था इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन ले लेते हैं 2l। क्या ले लेते हैं अपन 2l। अगर पहले अपन इसको r लेने की सोचते थे बट अपन शुरुआत से इसको 2l लेते हुए चल रहे हैं तो इसको 2l ही रखते हैं और इसको अपन कितना ले लेते हैं, r ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है कि अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे कितना फोर्स जनरेट करेगा, या यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो सबसे पहले तो जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये प्लस है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, अलोंग द लाइन रिपेल करेगा। क्या करेगा, अलोंग द लाइन रिपेल। इस डायरेक्शन में इसको क्या कर देगा, रिपेल। इस डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा, फोर्स। तो अपन लेट्स से इस पे बोल देते हैं यहाँ पे जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं अपन क्या, ये जो माइनस क्यू है, ये क्या है जो माइनस क्यू है, ये किस डायरेक्शन में लगाएगा सर। तो माइनस क्यू मुझे पता है, क्या पता है माइनस क्यू का मुझे, कि जो मेरा माइनस क्यू होता है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो अपना क्या होता है माइनस क्यू होता है, ये इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। और ये भी कितना लगाएगा भाई, सेम इंटेंसिटी का लगाएगा, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड वगैरह क्या है सेम लगेगा। तो यहां पर भी अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जो लग रही है वो कितनी लग रही है, ई, एक अपने लग रहा है। तो अगर मैं नेट बोलूं, अगर मैं क्या बोलूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट कितनी निकल के आएगी इसकी, या रिजल्टेंट जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमेशा क्या से निकल के आएगी, इधर। रिजल्टेंट अपनी कैसे निकल के आएगी, ये वाली, ये अपनी क्या निकल के आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से इस डायरेक्शन में अपनी क्या निकल के आ रही है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां तक तो डायग्राम समझ आ गया। अब तक सिर्फ डायग्राम बस इतना है, ये मैंने डाइपोल बनाया, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल लाइन पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया एम, इस पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज से कितना फोर्स है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये इसको करेगा रिपेल, और ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड या दो फोर्स की जो डायरेक्शन है ये क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। एक इस लाइन में आ रही है, किस लाइन में आ रही है, अपन डायरेक्शन बना देते हैं, इस लाइन में आ रही है, और एक ऐसे नीचे आ रही है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक तो फोर्स ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकल के आ जाएगा, ऐसे। होप यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। अब अगर अपन कैलकुलेट करें, मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स बाई प्लस ऑन एम, अपन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो या फिर क्या बोल लो, फोर्स बोल लो, तो क्या आ जाएगा। अगर मैं बोल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल लेते हैं अपन, तो अपन क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो हमने देखा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा ये। अब हम देखते हैं ये जो मेरा प्लस क्यू है, ये चार्ज इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें बहुत अच्छे से पता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या निकल के आता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं, क्या देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, हमें पता है के क्यू अपॉन में क्या निकल के आता है, आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन हमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या है, जो मेरा डिस्टेंस है भाई आर स्क्वायर हिसाब से तो यही वाला डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना लूं, तो ये मेरा डिस्टेंस कैसे निकल के आएगा, इसको एक यहां से डायग्राम से देखते हैं। लेट्स से इस डायग्राम को वापस रिक्रिएट करता हूं। मैंने इस डायग्राम को क्या कर लिया, वापस से रिक्रिएट। मैंने देखा एक लाइन तो ये आ रही है जिसका मैग्नीट्यूड मुझे कितना दे रखा है, आर। ये तो मुझे कितना दे रखा है, आर। और ये मुझे पता है 2l है, क्योंकि मेरा ये माइनस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर, तो अगर ये पूरा 2l है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ गया l। और ये मुझे पता है 90 डिग्री। हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ये अगर हाइपोटेन्यूज मान लो तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल के आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, इधर पुट, आर स्क्वायर की जगह इस एच स्क्वायर को क्या कर लेंगे, हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, के क्यू, के इंटू क्यू अपॉन में, इसको अपन स्मॉल क्यू लिख लेते हैं क्योंकि अपन ने स्मॉल क्यू से इसको रिप्रेजेंट करवाया। आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम अब मैं देखना चाह रहा हूं, क्या देखना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो हम वापस क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वापस से फॉर्मूला तो यही आएगा, फॉर्मूला तो मेरा क्या आएगा, वापस से यही आएगा। क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में, लेट्स से इस वाले का क्या आ जाएगा, वापस से हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही लिख सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि इसकी भी हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, इतनी आएगी। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ना ही ये मेरा रिजल्टेंट है, ना ही ये मेरा रिजल्टेंट है। तो सर मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, सर मेरा रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अगर मैं बताऊं, हमने 11th क्लास में वेक्टर्स पढ़े। क्या पढ़े, वेक्टर्स पढ़े। अगर मैं डायग्राम को दोबारा रिक्रिएट करूं, डायग्राम को अपन क्या करते हैं, रिक्रिएट। हमारा 11th क्लास में क्या आता है, वेक्टर्स आता है। अगर डायग्राम को अपन क्या करें सर, रिक्रिएट करें, डायग्राम को अपन क्या करते हैं, रिक्रिएट। तो लेट से मैंने बोला ये अपना इस टाइप का कोई डायग्राम बन रहा था, इस टाइप का क्या बन रहा था, तो डायग्राम। हमारा एक पॉइंट आ रहा था एम पे, एक पॉइंट क्या आ रहा था, ये पॉइंट मेरा क्या था, एम पॉइंट था। इस पॉइंट को अपन क्या ले लेते हैं, एम पॉइंट ले लेते हैं। ये मुझे पता है क्या थे मेरे, माइनस क्यू था, और ये मेरा क्या था, प्लस क्यू था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे जा रही है मेरी, या जो फोर्स का जो डायरेक्शन आ रहा है, वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है। एक फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं ये भी मेरा ई है और ये भी मेरा क्या है, ई है, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, नेट ई। ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर, यहां से अपन निकाल लेते हैं इसको, ये मेरा क्या निकल के आ गया, नेट ई, नेट ई, ई रिजल्टेंट। तो ये जो ई रिजल्टेंट होता है, ये जो मेरा क्या होता है, ई रिजल्टेंट, ये कैसे होता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक एक कंपोनेंट को लूं, अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक कंपोनेंट, लेट्स से मैंने अभी सिर्फ इसको ले रहा हूं, ये मैंने यहां से देखा, ये मेरा एक डायरेक्शन निकल के आ गया। अगर मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ लूं, इसको मैं क्या तोड़ लूं, कंपोनेंट्स में तोड़ लूं, तो मुझे पता है एक डायरेक्शन तो क्या जाएगा मेरा, ऐसे ऊपर जाएगा। एक कंपोनेंट तो क्या टूटेगा, ऐसा ऊपर जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जिसको मुझे पता है अच्छे से कि ये वाला जो कंपोनेंट हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टीटा, तो ये मेरा क्या हो गया, ई साइन टीटा हो जाता है, और ये मेरा क्या हो जाता है, ई कॉस टीटा हो जाता है। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कॉस टीटा, और ये वाला क्या निकल के आ जाएगा, ई साइन टीटा निकल के आ जाएगा। वो यहां तक तो समझ आया होगा आपको। सेम इसके लिए देख लेते हैं। ये तो मेरा क्या हो गया, केस 1, जो मैं प्लस क्यू के लिए ले रहा था। ये किसका केस हो गया, अपना प्लस क्यू। इसके कंपोनेंट ऐसे, एक बार माइनस क्यू के, अब क्या लेते हैं अपन, माइनस क्यू के कंपोनेंट लेते हैं। लेट्स से ये मेरा डायग्राम हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। और अब मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि इसका एक तो यहां पे लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट तोड़ू, इसके क्या तोड़ू मैं, कंपोनेंट, तो कैसे कैसे कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इस डायरेक्शन में, एक तो क्या आएगा इस डायरेक्शन में, और एक आएगा नीचे की डायरेक्शन में।
नीचे वाला क्या आएगा मेरा, क्योंकि अगर ये मेरा एंगल है थीटा तो ये क्या आ जाएगा ई साइन थीटा और ये आ जाएगा ई कॉस थीटा। एक तो क्या आ जाएगा ई साइन थीटा और एक क्या आ जाएगा ई कॉस थीटा। अगर मैं दोनों डायग्राम को मर्ज करूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ई साइन थीटा ऊपर आ रहा है और इसी का ई साइन थीटा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ई साइन थीटा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। और यहां पे एक ई कॉस थीटा इस प्लस क्यू की वजह से आ रहा है और एक ई कॉस थीटा इसकी वजह से भी आ रहा है, ई कॉस थीटा। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं, अगर मैं क्या निकालना चाहूं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी आएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा ये प्लस की वजह से ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट। अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2e कॉस थीटा, कितना निकल के आ जाएगा सर, 2e कॉस थीटा। अब अगर मैं एक चीज और करूं, क्या चीज करूं भाई, 2 सही है, e सही है, कॉस थीटा की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर लूं, कैसे वैल्यू पुट कर लूं, मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है, लेट्स से इस एंगल को अपन क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को अपन क्या ले लेते हैं, थीटा। अगर ये थीटा है तो मुझे यहां से वैल्यू पता है, क्या पता है, या यहां से देख लेते हैं अपन, अगर इसको अपन क्या मान लेते हैं, वापस से वो लाइन मान लेते हैं जिसकी अपन ने जो लेंथ ली थी वो कितनी थी, आर ली थी, ये अपन ने कितना ले लिया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ले लिया था रूट के अंदर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कैसे आएगी, रूट के अंदर आएगी। अगर ये मेरा थीटा है तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं, किसकी वैल्यू निकालना चाहूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपने ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले चलते हैं ना, तो अगर मैं कॉस थीटा को देखूं तो क्या आ रहा है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या आ जाता है मेरा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की बात की जाए तो बेस मेरे पास कितना है, एल है, बेस मेरे पास कितना है, एल है। हाइपोटेन्यूज की बात की जाए तो ये कितना आ रहा है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा, कॉस थीटा की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली, तो मेरे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 इंटू ई इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, एल अपॉन में आर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मेरे पास कितने आ गया, ई रिजल्टेंट निकल के आ गया, ई क्या निकल के आ गया, नेट। अब आगे चलते हैं, क्या निकल के आ रहा है, 2e एल इंटू अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होप यहां तक कि आपको चीजें समझ आई होगी। अब अगर मैं आगे चलूं, अगर मैं क्या चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे ही अपन आगे चले तो मैंने क्या देखा, 2 इंटू ई, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऊपर तो एल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, हाफ आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब ये मेरे पास कितना निकल के आया, हाफ निकल के आ गया। अब E की वैल्यू जो मेरे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला भी मुझे पता है, मैंने अभी पीछे कराया, जो कि क्या निकल के आता है मेरे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्या निकल के आ जाता है सर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं ई नेट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, ई नेट, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। होप यहां तक की चीज आपको समझ आई होगी। इसको रब करते हैं, तो ये मैंने लिख लिया, मैं यहां तक पहुंच गया, यहां तक मैं पहुंच गया, जो कि मेरा क्या आ रहा है, ई नेट। तो जैसे मैं ई नेट निकालता हूं, मैं यहां तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी, क्या चीज नोटिस करी भाई, अगर मैं ई निकाल रहा हूं, जो कि क्या थी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर की जगह भी मुझे आर स्क्वायर नहीं रखना, उनके बीच का जो डिस्टेंस था, उनके बीच का जो क्या था, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना आ रहा था हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आ रहा था, जो उनके बीच का जो क्या था, डिस्टेंस था, वो कितना निकल के आ रहा था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर भी मुझे वो डिस्टेंस ही रखना पड़ेगा, यहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, वो सेम डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया, ई नेट बराबर 2 इंटू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। अब इनको अगर मैं ऐड कर लूं, ये तो क्या है 1 पावर और ये हाफ पावर, तो इनकी पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, ई नेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू के क्यू इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर पर ये 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, अगर मैं करूं आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2, जो कि वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास 3/2, तो 2 इंटू के क्यू इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर निकल के आ जाएगी मेरे पास 3/2, कितनी वैल्यू 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है मेरा 3/2 हो जाता है। अब मुझे पता है, क्या पता है कि ये जो मेरा एल है ये मेरा क्या है बहुत ही ज्यादा छोटा है आर से, ये जो मेरा क्या है एल बहुत ज्यादा छोटा है आर से, इसलिए अपन क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेग्लेक्ट एल। जैसे मैंने एल को क्या किया नेग्लेक्ट किया, तो अब मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कैसी इक्वेशन बन के आएगी, मैंने देखा यहां से जो अब मेरे पास इक्वेशन बन के आई है वो इक्वेशन बन के आ जाएगी ई नेट बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू के क्यू इंटू एल अपॉन में यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हम उसको नेग्लेक्ट कर चुके, इंटू पावर 3/2, यहां से मेरे पास ई नेट कितना निकल के आ जाएगा। अब मुझे पता है, क्या पता है, इनको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Q इंटू 2L इंटू के अपॉन में यहां पर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा तो यहां पे आ जाएगा आर की क्यूब, क्या निकल के आ जाएगी आर की क्यूब, तो यहां से मेरे पास ई नेट कितना निकल जाएगा Q इंटू 2L कितना हो जाता है P, डाइपोल मूवमेंट आ जाता है, हमने पढ़ा है कि P बराबर क्या होता है 2 इंटू के अपॉन में आर क्यूब, तो यहां से मेरे पास ई नेट या ई ऑन इक्विटोरियल लाइन, ई ऑन इक्विटोरियल लाइन कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास केपी अपॉन में आर क्यूब, केपी अपॉन में आर क्यूब। होप ये वाली चीज आपको समझ आएगी। अब अगर मैं थोड़ा सा लिंक करूं, अगर मैं क्या करूं, यहां तक हमारी डेरिवेशन हो गई, इसको रब करके अपन वापस देखते हैं। हमने देख लिया जो इक्विटोरियल पॉइंट पे जो के आ रहा है कितना आ रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो चार्जेस है ये यहां पर जो यहां पे फील्ड लगाएंगे तो यहां पर कितनी लगाएंगे, यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास केपी अपॉन में आर क्यूब, कितनी फील्ड आ रही है केपी अपॉन में आर क्यूब। लेकिन हमें एक चीज देखनी, क्या देखनी है कि जैसे ही हम अगर दो चीजों को कंपेयर करें, क्या करें हम दो चीजों को कंपेयर करें, हम यहां से दो चीजें सीखे, क्या सीखे कि अगर अपन लिखा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी निकल के आई, हमें पता है अच्छे से, जो कि वैल्यू थी 2 केपी अपॉन में आर क्यूब। लेकिन हमने देखा, क्या देखा कि जब हम इक्विटोरियल लाइन, हम क्या निकाल रहे हैं सेम, हमने जब इक्विटोरियल लाइन पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन, तो हमारे पास कितना निकल के आया, हमारे पास क्या निकल के आया केपी अपॉन में आर क्यूब। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैंने क्या किया ई एक्सियल, इसको मैंने क्या नाम दिया ई एक्सियल, इसको मैंने डिवाइड किया ई इक्विटोरियल से, ई इक्विटोरियल से, तो मेरे पास क्या आंसर आया 2 केपी अपॉन में आर क्यूब डिवाइडेड बाई केपी अपॉन में आर क्यूब। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 2 इंटू के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन में के इंटू पी। जो चीजें कट हो रही है उसको अपन कट कर देते हैं, आर क्यूब से आर क्यूब मेरा क्या हो गया सर कट हो गया, के से के मेरा क्या हो गया कट हो गया, पी से पी मेरा क्या हो गया कट हो गया, तो यहां से जो फाइनल फॉर्म निकल के आई मैं क्या बोल सकता हूं ई एक्सियल, ई एक्सियल अपॉन में ई इक्विटोरियल कितना आता है 2 अपॉन में 1 आता है। तो यहां से अगर मैं ई एक्सियल की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ई इक्विटोरियल। ये मेरे पास एक बहुत ही फेमस क्या आता है रिलेशन आता है। ये रिलेशन डिफाइन क्या करता है, ये रिलेशन ये डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि अगर मेरा डाइपोल, हम दोबारा से इसको क्या करते हैं एक छोटा सा रिक्रिएट करते हैं, क्या रिक्रिएट करते हैं कि मान लेते हैं ये मेरी एक्सियल लाइन है, ये मेरी क्या है डाइपोल की एक्सियल लाइन है,
ये मेरी डाइपोल की क्या है सर, एक्सियल लाइन है। और ये अपन मान लेते हैं डाइपोल की क्या है, इक्विटोरियल लाइन है। ये डाइपोल की क्या है मेरी सर, इक्विटोरियल लाइन है। तो मैंने देखा कि अगर कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे, अगर कोई पॉइंट मेरा क्या है एक्सियल लाइन पे, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किस फॉर्मूले से लिख रहा है मेरा, 2 kp अपॉन में r क्यूब। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यहां पर जो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो किस फॉर्मूले से लग रहा है मेरा सर, लग रहा है kp अपॉन में r क्यूब। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, डबल से ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा ई एक्सियल पे अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो हमेशा ज्यादा होगी उस पॉइंट से जो इक्विटोरियल लाइन पे और डाइपोल उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमने क्या देखा था, अगर हम एक्सियल वाले पे बात करते, हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सियल वाले पे। लेट्स से ये क्या था अपना, एक्सियल था, और इसके बीच में ही अपना क्या आ रहा था, माइनस क्यू, और ये ऐसे प्लस क्यू, बीच में क्या आ रहा था, डाइपोल आ रहा था। और यहां पर अपन ने एक पॉइंट लिया था, हमने क्या लिया था, पॉइंट लिया था। लेट्स से ये पॉइंट हम P या M ही ले लेते हैं, पॉइंट क्या ले लेते हैं, M। तो हमने इस केस में देखा था, क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो मेरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, E की जो डायरेक्शन है, और मेरा जो डाइपोल की डायरेक्शन है P की, तो हमने क्या देखा था, एक्सियल लाइन के केस में हमने देखा था जो डाइपोल का डायरेक्शन है वही अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर हम इक्विटोरियल वाले केस में देखें, हम किसके केस में देखें, इक्विटोरियल वाले केस में देखें, तो इक्विटोरियल वाले केस में हमने क्या देखा, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया, माइनस क्यू, या अपन इसको क्या ले लेते हैं, माइनस, और ये क्या ले लिया हमने, प्लस क्यू ले लिया। और इस केस में हमने क्या देखा था, इस केस में हमने क्या देखा था सर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेट्स से यहाँ पे क्या था, पॉइंट M था, और ये डिस्टेंस कितना था अपना R था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। लेकिन जो मेरा डाइपोल है वो कैसा होता है, इस डायरेक्शन में, P हमारा कैसा होता है, इस डायरेक्शन में। तो इक्विटोरियल के केस में जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है, किसके केस, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, तो इक्विटोरियल, ये वाला केस क्या है मेरा, इक्विटोरियल का केस है। तो इक्विटोरियल के केस में मैंने क्या देखा, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, और डाइपोल की क्या है, इस डायरेक्शन में। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज अपोजिट, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या आ जाता है, एक छोटा सा अपना कंक्लूजन आ जाता है। यहां से हमने दो तीन चीजें सीखी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है तो डाइपोल उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, कितना उस पे क्या डाल रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। फिर हमने देखा इक्विटोरियल लाइन पे तो कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, दोनों में रिलेशन देखा। तो हमने देखा एक्सियल लाइन वाला डबल होता है, इक्विटोरियल लाइन वाला क्या होता है, उससे हाफ होता है। फिर हमने क्या देखा, जब एक्सियल लाइन पे ले रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों क्या थे, एक ही डायरेक्शन में थे। लेकिन जब हमने इक्विटोरियल लाइन पे लिया तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन क्या था, दोनों का दोनों का डायरेक्शन क्या था सर, हमारा अलग अलग था। होप यहां तक के 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर मैं एक चीज और देखें, हम क्या देखें, एक चीज और देखें कि इस जो नॉर्मल हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और जो डाइपोल जनरेट करता है, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है। अगर मैं नॉर्मल चार्ज की बात करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं सर, नॉर्मल चार्ज की बात करूं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ये कितनी करता है, ये हमें पता है क्या करता है, KQ अपॉन में R स्क्वायर करता है। मतलब इस केस में जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर, किसके केस में, नॉर्मल चार्ज के केस में। लेकिन अगर अपन डाइपोल की बात करें, लेकिन अपन किसकी बात करें, डाइपोल की बात करें, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ये कितना करता है, अभी हमने पता है फॉर्मूला पढ़ा जो कि कितनी कर रहा था, 2 KP अपॉन में R क्यूब। ये किसके केस में करता है, एक्सियल में। और इक्विटोरियल में क्या कर रहा था, KP अपॉन में R क्यूब, KP अपॉन में R क्यूब। ये किस में कर रहा था, इक्विटोरियल में। लेकिन दोनों ही केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, R क्यूब क्या आ रहा है। तो हमने एक चीज देखी, क्या चीज देखी कि नॉर्मल चार्ज इनवर्स पे डिपेंड करता है।
और ये वाला किस पे करता है, हमारा क्यूब पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा जो डिस्टेंस है, अगर मेरा क्या है जो डिस्टेंस 9 टाइम्स, अगर मेरा जो डिस्टेंस अपन मान लेते हैं लेट्स से 3 टाइम्स बोल लेते हैं, 3 टाइम्स मेरा क्या हो जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, 3 टाइम से मेरा डिस्टेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और लेकिन 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम से कम हो जाएगी। अगर मेरा डिस्टेंस मैं 3 गुना बढ़ा दूं तो नॉर्मल चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर अपना ये वाला चार्ज है, मतलब डाइपोल जो 27, तो 27 से कम हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि 27 टाइम से खत्म होगी, नॉर्मल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, कमजोर होती है। जैसे जैसे अपन डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो डाइपोल्स बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डेसिपेट्स। डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है ये कुछ ही डिस्टेंस के बाद क्या हो जाती है, डेसिपेट्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो डिक्रीजिंग पीरियड होता है ये क्यूब पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी थोड़ी दूर तक हमें दिख सकती है, दूर तक हमें फील हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डिक्रीजिंग पीरियड है वो स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ नॉर्मल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ डाइपोल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से जनरेट हो रही है वो थोड़ी लेट खत्म होती है और ये वाली बहुत जल्दी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आगे देखते हैं, आगे एक चीज और देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर मैं ग्राफ पे बनाना चाहूं, मैं क्या बनाना चाहूं, ग्राफ पे, मुझे पता है ये मेरा कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ये बना लेते हैं अपन, प्लस क्यू चार्ज बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरी एक्सियल लाइन है, मान लेते हैं ये क्या है, मेरी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सियल लाइन पे जो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेट्स से वो डायरेक्शन मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन दोनों किस डायरेक्शन में, इसमें ही है। यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मेरा क्या है, डाइपोल भी है, दोनों क्या है मेरे इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन ले लूं, मैं क्या ले लूं, इक्वेटोरियल लाइन ले लूं, तो इक्वेटोरियल लाइन पे मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर मेरा डाइपोल यहाँ रखा है तो सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ आ रहा है तो कुछ टाइम बाद इसको उठाया होगा, उठाया होगा, उठाया होगा, ऐसे आएगा। फिर जैसे जैसे अपन नीचे लाएंगे तो ऐसे आएगा। मान लेते हैं इधर का अपन देखते हैं, लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है और मुझे उसमें देखना है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैसे आ रहा है। तो कैसे आएगा, ये वाला जो माइनस चार्ज है, ये वाला क्या है, जो माइनस चार्ज है, ये तो क्या करेगा, मान लेते हैं पॉइंट है, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला जो प्लस चार्ज है ये इस पॉइंट को क्या करेगा, फोर्स अपनी तरफ कैसे देगा, रिपल्सिव फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट है भाई, ये वाला फोर्स तो क्या दे रहा है, इसको रिपल्सिव दे रहा है, और ये वाला क्या दे रहा है, इसको अट्रैक्टिव दे रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट भी कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से हम ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने बताया था, क्या बताया था कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मेरा क्या होता है, प्लस चार्ज से जाता है और माइनस पे आ जाता है। यहां से भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे प्लस से जाएगा और माइनस पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको डाइपोल से भी समझ सकते हैं और अपन नॉर्मल चीजों से भी समझ सकते हैं। होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने एक्सियल लाइन वाला भी देखा और हमने क्या देख लिया, इक्वेटोरियल। ये आपके एनसीईआरटीज में एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो शॉर्ट में मैं उसको बता देता हूँ। क्या बता देते हैं कि अगर मेरा डाइपोल क्या आ जाए, कोई भी पॉइंट आ जाए, एनी पॉइंट ड्यू टू जनरल, भाई अभी हमने देखा था या तो एक्सियल पे पॉइंट होना चाहिए या फिर कहां होना चाहिए, इक्वेटोरियल पे पॉइंट होना चाहिए। मैं बोलता हूं ना ही मैं एक्सियल पे लेना चाहता हूं और ना ही मैं इक्वेटोरियल पे लेना चाहता हूं, मैं कोई भी जनरल लेना चाहता हूं। जनरल से मेरा क्या मतलब है, लेट से मैंने इसको बोल दिया ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, और इनके बीच के डिस्टेंस को अपन क्या ले लेते हैं, 2l का डिस्टेंस लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि जो पॉइंट लेना चाह रहा हूं, मैं क्या लेना चाह रहा हूं भाई, एक्सियल लाइन पे तो सीधा पॉइंट आता है और एक्सियल लाइन पे तो सीधा पॉइंट आता है और इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर पॉइंट आता है। मैं बोल रहा हूं मैं दोनों ही नहीं ले रहा, मैं एक जनरल ले रहा हूं। मैंने क्या ले लिया, एक जनरल। मैंने बोला थीटा एंगल पे ले रहा हूं, यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया m। और अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो डाइपोल है इस m पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाह रहा है। हमने एक्सियल लाइन पे देखा कितनी जनरेट कर रहा है, हमने इक्वेटोरियल लाइन पे देखा कितनी जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर रैंडम किसी एंगल पे ले ले तो ये कितनी जनरेट कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होगा सर, डाइपोल का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। डाइपोल का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में। ये मेरा क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन है।
तो अगर ये डाइपोल का डायरेक्शन है और इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहूं तो मुझे पता है एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या निकल के आ जाएगा, P cos थीटा निकल के आ जाएगा। और इसी के 90 डिग्री पे एक और कंपोनेंट निकल के आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, P sin थीटा। इसके 90 डिग्री पे एक और कंपोनेंट निकल के आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, P sin थीटा बोलेंगे। इसको अपन पीछे से भी कर सकते हैं, ये एक कंपोनेंट निकल के आ गया और एक मेरा ये दूसरा कंपोनेंट निकल के आ गया। होप यहां तक आपको बात समझ आएगी। अगर मैं देखना चाहूं कि ये जो या प्लस वाला जो चार्ज है ये इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, यहां हम ऐसे देखें कि क्योंकि ये पॉइंट M है, अगर इसको सीधा सीधा ले जाओ, अगर मैं इसको क्या ले जाऊं सीधा सीधा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यहाँ पे जो मेरा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ये लगेगा एक्सियल वाला, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर कौन सा लगेगा, क्योंकि ये अगर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक्सियल वाला लगेगा। और इसके 90 डिग्री पे, इसके अगर 90 डिग्री पे बनाऊं, लेट्स से यहां पर बना लेते हैं, 90 डिग्री पे मैं बनाऊं, इसके क्या बनाए अपन, 90 डिग्री पे बनाए, लेट्स से यहां वाला, तो ये क्या लगेगा, इक्वेटोरियल। लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, ई एक्सियल हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस डायरेक्शन में वो ई एक्सियल लग रही है और यहाँ पे लग रही है ई इक्वेटोरियल लग रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, इसका जो मेरे पास क्या निकल के आएगा सर, रिजल्टेंट निकल के आएगा, वो कहीं ना कहीं कहां निकल के आएगा, इसके बीचों बीच जो हमारा ट्रायंगल फॉलो करता है, लेट्स से वो कहां निकल के आएगा, ऐसे इसका क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट से अभी मेरे को मतलब नहीं है। अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसको आपको थोड़ा 11th क्लास में रिवाइज करना पड़ेगा। क्या रिवाइज करना पड़ेगा, वेक्टर्स, हमारा फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, अगर हम ई एक्सियल ले, अगर मैं क्या लेना चाह रहा हूं, ई एक्सियल पे मुझे पता है कितना लग रहा है, तो मुझे पता है 2 kp अपॉन में क्या लगा, r क्यूब लगा। और अगर मैं लेना चाह रहा हूं ई इक्वेटोरियल, तो मुझे पता है कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है, kp अपॉन में r क्यूब लग रहा है। लेकिन अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मैं कैसे निकालूंगा, ई रिजल्टेंट क्या होता है मुझे अच्छे से पता है, रूट में फॉर्मूला क्या चलता था हमारा, ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल इंटू थीटा लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये पूरी टर्म मेरी किसके बराबर हो जाएगी सर, 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब इसको अगर मैं नहीं भी इंक्लूड करूं तो चलेगा। मेरा फाइनल क्या आएगा, फाइनल मेरा आ जाएगा रूट, यहाँ पे आ जाएगा ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। अब ये चीजें कुछ नहीं की मैंने, क्या किया है, ये डाइपोल है, हमने एक एंगल पे ले लिया, एंगल पे लेके हमने कंपोनेंट तोड़ लिया। हमने बोला जो एक्सियल लाइन पे कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है P cos थीटा, और जो इक्वेटोरियल पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, P sin थीटा। और इन दोनों के बीच में कोई ई निकल के आएगा रिजल्टेंट, वही मुझे वैल्यू निकालना है। तो ई रिजल्टेंट का क्या हो गया, ई एक्सियल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है, ये 11th क्लास के वेक्टर का फॉर्मूला है जिसमें हम रिजल्टेंट वेक्टर्स निकालते हैं। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास यहां तक मुझे समझ आ गया, क्या समझ आ गया, कि मेरा जो ई रिजल्टेंट निकल के आएगा, जो मेरा ई रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, रूट में ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर, यहां से मेरा निकल के आएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करनी है, वैल्यू को प्लेस करना है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रिजल्टेंट बराबर ई एक्सियल, मुझे पता है क्या होता है, 2 kp अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या निकल के आ जाएगा, kp अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर खोल लेते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आ जाएगा, अपन ले लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू के स्क्वायर इंटू, हाँ इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है भाई, P तो लिया है लेकिन P तो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, एक्सियल के केस में P cos थीटा लेना पड़ेगा और इक्वेटोरियल के केस में P sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर P cos थीटा जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, P sin थीटा जा रहा है। तो इसको एक वैल्यू और करनी है, कैसे करनी है, 2 इंटू के इंटू P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा आएगा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर, r क्यूब का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस k इंटू P sin थीटा अपॉन में r क्यूब का क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, होल स्क्वायर, क्या निकल के आ जाएगा सर,
होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। इसको बस नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं अपन? तो यहां से 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इंटू p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक ऊपर खोल दिया और नीचे अपन ले लेते हैं r क्यूब का होल स्क्वायर। r क्यूब का क्या निकल के आ जाएगा? होल स्क्वायर। प्लस इसको भी सेम खोल लेते हैं, k स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर क्यूब का होल स्क्वायर। ये भी आर क्यूब है और ये भी आर क्यूब है। अगर दोनों को मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं मैं? रूट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। तो मैं अगर इसको कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? आर क्यूब का होल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? अंदर बचेगा 4 इंटू के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वो यहां तक चीज आपको समझ आएगी। और क्या क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम? के स्क्वायर को और पी स्क्वायर को भी क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो थोड़ा और कॉमन ले लेते हैं। तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा? यहां से अगर मैं और कॉमन लेना चाहूं, रूट यहां से क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर से और कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? के स्क्वायर और पी स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूं। तो क्या आ गया? के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा सर मेरे पास? अंदर बच जाएगा, अगर के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से क्या बन जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया अंदर। अब क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर सबको मैं रूट से बाहर निकाल दूं, ये जो तीन मेरे पास वैल्यूज है, इनको अगर मैं क्या निकाल दूं? रूट से बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिंगल वैल्यूज आ जाएगी, जो कि मेरे पास क्या होती है देखते हैं। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में, या सीधा आप लिख सकते हो केपी अपॉन में आर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है तो वहां पे एक आ जाएगा, ये भी स्क्वायर है तो वहां पे क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा? रूट के अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसको थोड़ा और खोल के लिख लूं, केपी अपॉन में आर क्यूब, रूट के अंदर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वापस 4 ही बन जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा काट के लिख लिया। और यहां से मुझे एक फेमस आइडेंटिटी पता है क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है मेरा? 1 निकल के आ जाता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? केपी अपॉन में आर क्यूब, और रूट में मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस में मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 1। और ये मेरा क्या निकल के आ जाता है? जनरल फॉर्मूला। ये क्या निकल के आता है सर? जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे आप किसी पे भी वैल्यू पे पुट करो, ये यूनिवर्सल है, सबके लिए फिक्स है। ये क्या है मेरा? सबके लिए फिक्स है। कैसे आया? नॉर्मल अपन ने क्या किया? निकाला। अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखूं, इस रिजल्ट को मैं क्या लिख रहा हूं? यहाँ पे लिख रहा हूं। लेट्स से इस रिजल्ट को अपन यहाँ लिखते हैं। रिजल्ट को क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? मेरे पास क्या आ रहा था? ई रिजल्टेड। ई रिजल्टेड मेरे पास क्या आ रहा था? केपी अपॉन में आर क्यूब, केपी अपॉन में आर क्यूब, और रूट के अंदर क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ये मेरे पास जनरल आ गया किसी भी थीटा पे। तो हमने क्या देखा? ये जो फाइनल रिजल्ट आया है मेरा, ये फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? ये आ रहा है। और ये वाला जो रिजल्ट है ये जनरल पॉइंट के लिए। तो यहां से हमने 2-3 चीजें देख ली। क्या चीज देख ली? कि अगर मेरे को एक्सियल लाइन पे देखना है, अगर मुझे क्या देखना है? एक्सियल लाइन पे ई देखना है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 2 केपी अपॉन में आर क्यूब निकल के आ रहा है। अगर मुझे इक्विटोरियल पे देखना है, अगर मुझे कहां देखना है? इक्विटोरियल में देखना है, तो मेरे पास जो ई निकल के आ रहा है वो कितना ई निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है केपी अपॉन में आर क्यूब। लेकिन अगर मुझे जनरल पॉइंट पे देखना है, ना इक्विटोरियल कहीं पर भी हो सकता है, जनरल पॉइंट पे देखना है, तो मेरे पास जो ई निकल के आ रहा है वो मेरे पास ई निकल के कितना आ रहा है? वो ई निकल के आ रहा है के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? जनरल का निकल के आ रहा है। तो होप आज की तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्या क्या समझ आया होगा? कि इलेक्ट्रिक फील्ड
हमारा अलग अलग चीजों पे क्या मतलब है कि अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट ले रहा हूं तो कैसे चल रहा है, एक्सियल पे ले रहा हूं तो कैसे चल रहा है, दोनों ही ना लेके एक जनरल पॉइंट पे ले रहा हूं, जनरल एंगल पे ले रहा हूं, तो मेरा कितना चल रहा है। तो होप मैं चाहता हूं आप इस चीज को, इन तीनों ही चीजों को घर पे बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि डेरिवेशन जब तक बार बार नहीं लिखोगे आपको अच्छे से आएगी नहीं। और फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए आप माइंड में रखो और अपने घर पे अच्छे से इन चीजों को क्या करो, रिवाइज करो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।